एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू पर्चा। आई एम पूजा। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे 17 एंड 18 ऑफ अप्रैल के करेंट अफेयर्स। तो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पर मैं आज आप लोगों को एफपीआई और एफडीआई में क्या छोटा सा डिफरेंस होता है वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस रिपोर्ट से रिलेटेड एक टर्म आपको देखने को मिलेगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर के, उन कंप्यूटर के क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे और फिर होगा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आज की क्लास की पीडीएफ के बारे में बात करते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो टेलीग्राम के ज़रिए आप पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो परचम क्लासेस विजिट करके टेलीग्राम पे हमारा चैनल है उसे ज्वाइन कर लेंगे, ओके। इसके अलावा एक बुकलेट आपको दिख रही होगी सवाल नाम से, उसमें बेसिकली ना जनवरी से लेके मार्च 2023 के 300 एमसीक्यू आंसर के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किए हैं। आप इस बुकलेट को भी हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, तो एक बार आप वेबसाइट विजिट कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 17 ऑफ अप्रैल के इंपॉर्टेंट डे देखेंगे और फिर 18 ऑफ अप्रैल के इंपॉर्टेंट डे देखेंगे। इसके बाद हम फर्दर करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो 17 अप्रैल यहाँ पर देखिएगा हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कौन संभाल रहे हैं? तो गिरिराज सिंह। इनका नाम भी आप याद रख लेंगे, क्योंकि कई बार ना डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आपसे मिनिस्टर के नाम पूछ लेता है ना। जैसे कि अभी मेरा एक एग्जाम था मध्य प्रदेश का, उसमें डायरेक्टली पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर कौन से हैं। वो तो मध्य प्रदेश की बात थी। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते अगर आप उस स्टेट के एग्जाम देते होंगे तो वहाँ के पोर्टफोलियो जो है वो आपको पता होना चाहिए। और हमारा जो कैबिनेट है, कैबिनेट में किसके पास कौन से पोर्टफोलियो, जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो पंचायती राज जो मिनिस्टर है वो गिरिराज सिंह है। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा नेशनल पंचायत अवार्ड वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेशनल पंचायत अवार्ड वीक जो है वो 17 ऑफ अप्रैल से शुरू हुआ है और 21 ऑफ अप्रैल तक चलने वाला है। 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक नेशनल पंचायत अवार्ड वीक चलेगा एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। और इसमें जो थीम रखी गई है, थीम क्या है? नेशनल पंचायत अवार्ड वीक सेलिब्रेशन की जो थीम है वो है पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव। पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव इसकी थीम है। यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी प्रेजेंट थी और इन्होंने नेशनल पंचायत अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट भी किया। जब मैं इस करेंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रही थी उस समय तक की जितनी न्यूज़ थी वो मैंने शामिल की है। अब पूरा यहाँ पे अब पूरा वीक चल रहा है तो जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते जाएंगे वो हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो उड़ीसा राज्य का गंजम डिस्ट्रिक्ट है ना, गंजम जिला पंचायत जो है उसे नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो गंजम डिस्ट्रिक्ट कहाँ की है? उड़ीसा राज्य की है। यहाँ की जिला पंचायत को जो है वो नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 17 ऑफ अप्रैल को ही हम वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते हैं। अब हीमोफीलिया क्या होती है? तो हीमोफीलिया बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एक जेनेटिक बीमारी होती है, एक मेडिकल कंडीशन होती है जो कि बहुत ही रेयर होती है। इसमें ब्लड की क्लॉटिंग ह्यूमन बॉडी में नहीं होती। आप लोगों ने देखा होगा जब आपको चोट लग जाती है, कहीं पे लग जाता है तो कुछ समय तक आपका खून बहता है और फिर खून जो होता है, ब्लड जो होती है उसकी क्लॉटिंग बन जाती है और ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है। लेकिन जब जिन लोगों को ये हीमोफीलिया बीमारी होती है, डिसीज़ होती है, उनके अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे हर साल 17 अप्रैल को 17 ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर अगर आप थीम देखेंगे तो थीम है एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी, प्रोग्रेस, इंगेजिंग गवर्नमेंट, इंटीग्रेटिंग इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इनटू नेशनल पॉलिसी, है ना। काफ़ी बड़ी सी थीम है, तो इतनी बड़ी बड़ी थीम एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। पहली बार इस दिन को 1989 में मनाया गया था। अब बात करते हैं 18 ऑफ अप्रैल को, 18 अप्रैल। ये दिन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ना। वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे को हम इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट एंड साइट्स के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट या फिर वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 18 ऑफ अप्रैल को इस दिन को मनाया जाता है और पहली बार जो सेलिब्रेशन हुआ था वो 1983 में हुआ था। यहाँ पर थीम क्या है? तो थीम देखेंगे हेरिटेज चेंजेस। हेरिटेज चेंजेस बहुत छोटी सी आसान सी इसकी थीम है, आप याद रखेंगे क्योंकि ये दिन एग्जाम में पूछा जाता है, हेरिटेज चेंजेस।
आइए अब कुछ पर्सन्स के बारे में देखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन आज हमारे लिए है राजस्थान कोटा की नंदिनी गुप्ता। ठीक है, ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ये नंदिनी गुप्ता की है, जो राजस्थान के कोटा से बिलोंग करती हैं। ये फेमिना मिस इंडिया 2023 बन गई हैं। फेमिना मिस इंडिया का अभी रिसेंटली 59 नंबर का एडिशन हुआ था, मणिपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मणिपुर में हुआ था। और 59 नंबर का जो एडिशन है मणिपुर में हुआ था फेमिना मिस इंडिया का, ये टाइटल राजस्थान कोटा की नंदिनी गुप्ता ने जीता है। इसका ये मतलब हुआ कि नंदिनी गुप्ता अब आने वाले जो मिस वर्ल्ड इवेंट होगा उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी। आइए पूरी न्यूज़ को हम समझते हैं। राजस्थान नंदिनी गुप्ता क्राउन फेमिना मिस इंडिया 2023। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का टाइटल अपने नाम किया है। वहीं पहली जो रनर अप रही हैं कंपटीशन की वो श्रेया पूंजा रही हैं, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती हैं। ये 59 नंबर का एडिशन था, ठीक है, जो कि इंडोर स्टेडियम कुम्मन लंपक इम्फाल मणिपुर में आयोजित किया गया। अब नंदिनी गुप्ता जो है वो 71st मिस वर्ल्ड पीजेंट को रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया की तरफ से, जो कि यूएई में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने वाला है। फेमिना मिस इंडिया की शुरुआत 1952 में की गई थी और ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है फेमिना वीमेंस मैगजीन पब्लिश बाय द टाइम्स ग्रुप। ठीक है, तो आपको नंदिनी गुप्ता का नाम भूलना नहीं है। चलिए अगले पर्सन है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्म अधिकारी। ये है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्म अधिकारी और इन्हें रिसेंटली महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 दिया गया है। और ये अवार्ड इन्हें किसने दिया है? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा इन्हें ये अवार्ड दिया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अप्पा साहेब धर्म अधिकारी को दिया गया है। और ये अवार्ड किसने प्रेजेंट किया है? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए हैं। ट्री प्लांटेशन मतलब पेड़ों को लगवाने का काम किया है, ब्लड डोनेशन कैंप्स को रन किया है, फ्री मेडिकल क्लिनिक ओपन किए हैं, जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किए, मतलब कई सारे इन्होंने ऐसे काम किए हैं महाराष्ट्र में, इसलिए इन्हें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ ये जो आपके डॉक्टर अप्पा साहेब धर्म अधिकारी हैं, इन्हें 2017 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। इन्हें 2017 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। और डॉक्टर अप्पा साहेब धर्म अधिकारी के जो फादर थे डॉक्टर नारायण धर्म अधिकारी, उनको 2008 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया था। अभी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड काफ़ी न्यूज़ में आ गया है। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो सेरेमनी हो रही थी ना महाराष्ट्र भूषण अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, अमित शाह भी आए हुए थे, तो बहुत बड़ा यहाँ ग्राउंड था, लोग बहुत सारे आए हुए थे, बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी। और महाराष्ट्र में भी काफ़ी गर्मी चल रही है ना। हीट स्ट्रोक के कारण 11 लोगों की डेथ हो गई है ना। लू लगने के कारण बोल सकते हो, लू लगने के कारण 11 लोग यहाँ पे मारे गए। तो काफ़ी न्यूज़ में है अभी ये अवार्ड, ठीक है, बिकॉज ये डेथ के कारण। चलिए बात करते हैं अगली पर्सन। अगली पर्सन आपको किसी एग्जाम में मिलने वाली है, ठीक है। इनका नाम है शैली सिंह। और शैली सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं। और शैली सिंह कौन है? एक लॉन्ग जंपर है, ठीक है, मतलब एक एथलीट है, लॉन्ग जंप से एसोसिएटेड है। आइए पूरी न्यूज़ को हम समझते हैं, ठीक है ना। तो शैली सिंह का नाम बिल्कुल माइंड में कहीं लिख लो, शैली सिंह मिलेंगी एग्जाम में, है ना। शैली सिंह प्रोड्यूस सेकेंड लॉन्गेस्ट जंप एट द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 एथलीट। तो जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 हो रहा है कहाँ पे? कर्नाटक का बेंगलुरु में। इन्होंने शैली सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। शैली सिंह को क्या मिला है? गोल्ड मेडल हासिल किया है इन्होंने लॉन्ग जंप में। और इन्होंने कितना मीटर का जंप किया? तो 6.76 मीटर का जंप किया है। और ये भारत की सेकेंड लॉन्गेस्ट जंपर बन गई हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे आती हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है ना। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो फर्स्ट नंबर पे आती है। और अंजू बॉबी जॉर्ज का जो लॉन्गेस्ट जंप था ना वो 6.83 मीटर का था, है ना। और अब सेकेंड नंबर की जो लॉन्गेस्ट जंपर बन गई हैं वो शैली सिंह बन गई हैं, जिन्होंने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 एथलीट जो कि कर्नाटका में हो रहा था, बेंगलुरु में हो रहा था, उसमें 6.76 मीटर लॉन्ग जंप किया और गोल्ड मेडल हासिल किया है, ठीक है। अभी जब गोल्ड मेडल हासिल इन्होंने कर लिया ना, तो देखिएगा जो हमारा यहाँ पे एशियन गेम्स 2023 है, एशियन गेम्स 2023 कहाँ पर हैं होने हैं? तो चाइना, हांगझोउ
चाइना में जो है वो एशियन गेम्स 2023 होने हैं और उसमें लॉन्ग जंप के लिए क्राइटेरिया कितना है, तो 6.45 मीटर का क्राइटेरिया है। तो 6.45 मीटर का क्राइटेरिया, इन्होंने क्या कर लिया, 6.76 मीटर जंप कर लिया, तो ये डायरेक्टली क्वालिफाई हो गई हैं एशियन गेम्स 2023 के लिए। तो अब जो एशियन गेम्स होंगे ना चाइना में, उसमें भी आप सैली सिंह को देखने वाले हो। ठीक है, तो सैली सिंह के बारे में क्या क्या याद रखना है, तो पहली बात, सैली सिंह किस राज्य से है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। सैली सिंह का एसोसिएशन किस स्पोर्ट से है, तो आंसर कहेंगे लॉन्ग जंप से है। इन्होंने कितने मीटर का जंप किया, तो आंसर हो जाएगा 6.76 मीटर का जंप किया। या फिर लॉन्ग जंप में एशियन गेम्स में क्वालिफाई होने वाली एथलीट का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा सैली सिंह है। इसके अलावा इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 कहाँ पर हो रहा था, तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। हमारे देश की लॉन्गेस्ट जंपर कौन है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अंजू बॉबी जॉर्ज, जिनकी लॉन्गेस्ट जंप कितनी थी, 6.83 मीटर की थी। तो इतने सारे क्वेश्चन एक स्लाइड से आपको मिल सकते हैं अलग अलग प्रकार से, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। नंदिनी गुप्ता और सैली सिंह, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लिए हो गए हैं। अगले पर्सन है शेखर राव। शेखर राव को इंटरिम एमडी एंड द सीईओ बनाया गया है कर्नाटका बैंक का। कर्नाटका बैंक जो है ये आपको मंगलुरु में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा बेसिकली, और 1924 में कर्नाटका बैंक का फॉर्मेशन हुआ था। 1924 में कर्नाटका बैंक बना था। और रिसेंटली मैंने कर्नाटका बैंक से एक और न्यूज़ आपको बताई थी कि कर्नाटका बैंक को आरबीआई ने अप्रूवल दिया था कि वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी कर सकता है। ये बात भी मैंने आपको रिसेंटली करंट अफेयर्स में बताई थी, राइट। तो शेखर राव जो है वो इंटरिम एमडी एंड सीईओ बन गए हैं कर्नाटका बैंक के। इनका जो टेन्योर है वो 3 महीने का रहेगा, या फिर फर्दर ऑर्डर तक रहेगा, या फिर जब तक नए एमडी या सीईओ की नियुक्ति नहीं हो जाती, अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता, तब तक शेखर राव जो है वो इंटरिम एमडी एंड सीईओ रहेंगे। इन्होंने महाबलेश्वरा एमएस को रिप्लेस किया है, क्योंकि महाबलेश्वरा एमएस जो है इनका टेन्योर 14 अप्रैल को खत्म हो गया था। इसके पहले शेखर राव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे बैंक के। ठीक है, ये पर्सन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इन पर्सन के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन्हें द मदर ऑफ लैंड सेट कहा जाता है। ये कौन है, द मदर ऑफ, याद रखेंगे जो टाइटल में बता रहे हैं, द मदर ऑफ लैंड सेट, मतलब सेट का मतलब यहाँ पे सैटेलाइट से है। ठीक है, द मदर ऑफ लैंड सेट के नाम से जाने जाने वाली नासा की आप कह सकते हैं एक साइंटिस्ट जिनका निधन हो गया है, और इनका नाम क्या था, इनका नाम था वर्जीनिया नॉरवुड। तो एरोस्पेस पायोनियर इन सैटेलाइट लैंड इमेजिंग वर्जीनिया नॉरवुड पास अवे एट द एज ऑफ 96। तो ये नासा में काम करती थी। इन्होंने बेसिकली वर्जीनिया नॉरवुड ने क्या काम किया है, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जो कि सरफेस को, मून के सरफेस को स्कैन करके उसकी मैपिंग करने में, और हमारे जो स्पेस से हमारी अर्थ कैसी दिखती है उसकी भी स्कैनिंग करके मैपिंग करने के लिए एक टूल इन्होंने तैयार किया था। बेसिकली एक नई टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की थी। ठीक है ना, और हम इनकी टेक्नोलॉजी का यूज़, मतलब नासा इनकी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है मैपिंग करने के लिए, सरफेस की स्कैनिंग करने के लिए, इसलिए इन्हें द मदर ऑफ लैंड सेट कहा जाता था। और ये वर्जीनिया नॉरवुड इनका नाम था, और इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए अगले पर्सन है यहाँ पे क्रेग ब्रीन। क्रेग ब्रीन who has passed away recently was a famous rally driver representing which country। तो क्रेग ब्रीन जो कि क्या थे, एक रेसर थे, एक ड्राइवर थे। ठीक है, इनका निधन हो गया है। बेसिकली जब ये रेस कर रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, इनकी जो कार थी वो क्रैश हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद इनका निधन हो गया। पूछा जा रहा है किस देश से थे, तो किस कंट्री से थे, आयरलैंड से थे। किस कंट्री से थे, आयरलैंड से थे। क्रोशिया में रैली हो रही थी, है ना, कार रैली हो रही थी, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था टेस्टिंग सीजन में, और उसके बाद इनकी कार जो है वो क्रैश हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। तो आयरलैंड के थे क्रेग ब्रीन, जो कि एक रैली ड्राइवर थे, और इनका निधन हो गया है। ओके, तो ये कुछ पर्सन्स थे जो हमने देखे। आइए हम फर्दर दूसरी न्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं। इस न्यूज़ को समझने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म एग्जाम में आपको दिखाई दे सकते हैं, या जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एक टर्म होती है आपकी एफडीआई और दूसरी टर्म होती है आपकी एफपीआई। ठीक है, और दोनों ही अपने आप में अलग अलग है। दोनों में बस सिमिलरिटी क्या है कि ये भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये दोनों के दोनों कैसे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, मतलब डायरेक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, देश के अंदर रहने वाले व्यक्तियों का इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई विदेश में रहने वाला, यूएसए, कनाडा, जापान, जर्मनी, किसी विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति भारत की अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो एक प्रकार का फॉरेन इन्वेस्टमेंट टूल है। ये कौन है, ये एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट टूल है एफडीआई और एफपीआई, जो भारत में के बाहर रहने वाले लोग, जो विदेशी पर्सन है, फॉरेनर्स हैं, वो भारत की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है,
एक होता है FDI जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोई कंपनी डायरेक्टली कोई व्यक्ति डायरेक्टली किसी कंपनी में, कोई विदेशी व्यक्ति, कोई फॉरेनर डायरेक्टली इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको ऐसा समझ लिए, एलन मस्क बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं यार रिलायंस जो ग्रुप है उसमें मैं कुछ शेयर खरीदूं और उनके बोर्ड ऑफ मेंबर में शामिल हो सकूं और जिसके बाद मेरे डिसीजंस की भी वैल्यू हो, है ना। तो ये क्या करेंगे, अंबानी जी को कॉल करेंगे एलन मस्क और कहेंगे कि हम आपकी कंपनी में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिससे आपको एक बोर्ड ऑफ मेंबर में या फिर डिसीजन मेकिंग में, वोटिंग वगैरह में कुछ राइट्स आपको मिल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये कहलाता है आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आप डायरेक्टली किसी कंपनी में कर रहे हो, ठीक है। अब होता है FPI होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब एलन मस्क देख रहे हैं भारत में कई सारी कंपनियां हैं, उनके शेयर ऊपर जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो तैयार किया मतलब बहुत सारी कंपनीज की एक लिस्ट बनाई कि रिलायंस है, रिलायंस के बाद अडानी पोर्ट है, अडानी पोर्ट के बाद मान लेते हैं यहाँ पे TCS है, टाटा है ना, ऐसी कंपनी की उन्होंने लिस्ट बनाई और उन्होंने देखा कि इन कंपनी के शेयर तो ऊपर जा रहे हैं, तो मैं अपना जो पैसा है इन अलग अलग कंपनी के शेयर्स को खरीदने में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें कंपनी का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं हुआ, इन्होंने क्या किया, केवल और केवल कंपनी का पोर्टफोलियो, अलग अलग कंपनीज के पोर्टफोलियो बना के अलग अलग कंपनी के शेयर परचेज करने का काम किया, इसे हम FPI कहते हैं। तो FDI में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और FPI में उनके शेयर्स को खरीदा जाता है और जब डाउन होने लगती वैल्यू तो इन शेयर को बेच दिया जाता है, तो ये आपका FPI होता है। तो आई थिंक आपको FDI और FPI में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की है और सबसे अधिक जो FPI इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ है, मतलब जो सबसे अधिक कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने FPI इन्वेस्टमेंट किया है हमारे देश में, भारत में, तो टॉप पर है यूएसए ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सिंगापुर, फिर लग्जमबर्ग है, मॉरिशियस है और यूके है, ठीक है ना। ये 5 टॉप कंपनीज जिनका सबसे ज्यादा FPI हमारे देश में आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कमी किस में आई है, मॉरिशियस में आई है। मॉरिशियस में देखो इन्होंने पहले जो इन्वेस्टमेंट किया था 5.5 और आप देखो इनका इन्वेस्टमेंट -4.22, मतलब इनका इन्वेस्टमेंट पहले के कंपैरिजन में अभी कम हुआ है। पूरी न्यूज़ को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। Which country was the highest source of foreign portfolio investor FPI in India in financial year 23 as per the National Security Depository? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 23 में भारत में FPI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा है, तो आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा स्रोत जो है वो USA रहा है, ठीक है, USA रहा है। इसके अलावा USA के बाद आपने सिंगापुर, लग्जमबर्ग और मॉरिशियस को देखा, ठीक है। मॉरिशियस में अगर हम देखते हैं तो मॉरिशियस का जो FPI लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिक्लाइन हुआ है, 42% की कमी आई है। 2022 में इसने 5.55 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट किया था, वहीं इस साल इन्होंने 3.25 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट किया है। अगर ओवरऑल FPI इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते तो ओवरऑल डिक्रीज हुआ है कितना, 4.44%। ये बात यहाँ पर बताई गई है। समझ में आया न्यूज़, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, मैंने कुछ समय पहले बताया था कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, वो युगांडा और मोजाम्बिक जो है वो विजिट पे गए हुए हैं, है ना। जैसा कि मैंने बताया था, पहले युगांडा गए थे और अभी मोजाम्बिक में है। अब वहाँ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो इनॉग्रेट करेंगे या फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, उसी से रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज़ है हमारे पास। India's External Affairs Minister Dr. S Jaishankar has inaugurated the Bizu Bridge, ठीक है। इस ब्रिज का नाम याद रखेंगे, बीजू ब्रिज, कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ 132 किलोमीटर लीका बूजी नोबा सोफला रोड प्रोजेक्ट इन विच कंट्री। तो जो ये टीका बूजी नोबा सोफला रोड प्रोजेक्ट है 132 किलोमीटर की, इसी के अंदर एक ब्रिज है जिसका नाम है बीजू ब्रिज। इस बीजू ब्रिज को उद्घाटन करने का काम, इनॉग्रेट करने का काम डॉक्टर S जयशंकर ने किया। क्वेश्चन केवल इतना सा है कि ये बीजू ब्रिज कहाँ पर है, तो ये ब्रिज आपको मोजाम्बिक में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा ये ब्रिज, तो मोजाम्बिक में देखने को मिलेगा। एंड द ब्रिज हैज़ बीन बिल्ड बाय इंडिया। इस ब्रिज को, मतलब बूजी ब्रिज जो उद्घाटन किया गया है, इस बिल्ड को तैयार किसने किया है, इंडिया ने ही इसको तैयार किया है। किसने, NHAI ने, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मोजाम्बिक गवर्नमेंट की मदद से ही इस ब्रिज को तैयार किया है, जिसको इनॉग्रेट करने का काम S जयशंकर ने किया, बूजी ब्रिज, ठीक है।
मोजाम्बिक के बारे में बात करते हैं तो इसके लिए आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सफ़र तय करना पड़ेगा। जैसे ही आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इंडियन ओशियन से लगी हुई कंट्री पे जाएंगे तो आपको एक कंट्री मिलेगी विच इज़ मोजाम्बिक, जिसकी कैपिटल आपको मैप्यूटो मिलेगी। और पोर्चुगल जो है वो यहाँ पे भाषा बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबे समय तक पोर्चुगल्स रहा करते थे। 1498 में पोर्चुगल्स यहाँ पे आए थे और आज़ादी तक 1975 तक यहाँ थे, इसलिए यहाँ की भाषा भी आपको पुर्तगाली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडाई। क्रेडाई का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। क्रेडाई मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्रेडाई ने पार्टनरशिप की है IGBC मतलब इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ टू डेवलप 4000 सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग बाय 2030। तो यहाँ पे क्रेडाई और IGBC मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल दोनों ने मिलकर MOU साइन किया है कि 2030 तक 2030 तक ये 4,000 ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग को प्रोजेक्ट को तैयार कर देंगे। ठीक है, 4,000 ये यहाँ पे बिल्डिंग्स को विकसित करने का काम किया जाएगा। जो क्रेडाई है वो एपेक्स बॉडी है, जैसे नबार्ड भी एक एपेक्स बॉडी होती है, RBI एक एपेक्स बॉडी है, वैसे क्रेडाई भी एक क्या है, एपेक्स बॉडी है ऑफ प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर इन इंडिया। जो रियल एस्टेट डेवलपर होते हैं अगर वो किसी बिल्डिंग को बनाना चाहते तो उनको क्रेडाई का अप्रूवल लगता है। बोमन ईरानी has been named as the new national president of CREDAI for the term 2023-2025। 2023 से 2025 तक के लिए बोमन ईरानी का नाम आया है सामने एज अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ CREDAI। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में, तो इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना 2001 में हुई थी, 2001 में हुई थी, और ये CII का पार्ट है, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का ही हिस्सा है। यहाँ पर आप देखेंगे क्रेडाई का एम है कि कार्बन न्यूट्रल हमें होना है 2050 तक, कार्बन न्यूट्रल हमें 2050 तक होना है, ये इसका टारगेट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और USA की एक क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है LanzaJet। इन दोनों ने भी MOU साइन कर डाला है और इन लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई हम अपना एक एविएशन फ्यूल बनाएंगे। जो अब एयरक्राफ्ट में फ्यूल यूज़ होता है ना, उसको हम एविएशन फ्यूल बोलते हैं। तो हम एक ग्रीन एविएशन फ्यूल बनाएंगे और इसके लिए पहली कंपनी की स्थापना करेंगे हम पानीपत हरियाणा में। ऐसा इन लोगों ने MOU बैठे बैठे साइन कर लिया। आइए पूरी न्यूज़ को देखते हैं। सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज प्लानिंग टू सेट अप जॉइंट वेंचर विथ US बेस्ड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी LanzaJet। तो LanzaJet जो कि US बेस्ड एक क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मिलकर MOU साइन किया और दोनों मिलकर प्रोडक्शन करेंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मतलब ग्रीन एविएशन फ्यूल का। और इसके लिए जो रिफाइनरी है वो पानीपत रिफाइनरी है हरियाणा में और इसकी कॉस्ट 3,000 करोड़ रुपए लगेगी, जिसमें 50% शेयर जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का रहेगा और जो आपका LanzaJet है इसके 25% शेयर यहाँ पे रहेंगे। ओके, चलिए इस न्यूज़ को एक्चुअली देखिए मैं बताती हूँ हुआ क्या। मैंने इस न्यूज़ को पहले 14 अप्रैल को शामिल किया, फिर मैंने सोचा मैंने ये न्यूज़ बता दी है, रहने देते हैं, डिलीट कर दिया। फिर मैंने अगला 15 अप्रैल को भी इस न्यूज़ को शामिल किया, फिर मुझे अगेन लगा यार मैंने बता दिया है लेकिन मन ही नहीं माना, तो आज मैंने इसको शामिल कर लिया। तो आप थोड़ा सा झेल लो अब इसको, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हालांकि मैं पहले इसको डिस्कस कर चुकी हूँ लेकिन वापस से कर देती हूँ। ठीक है, बस एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कर देना। एट प्रेजेंट जुपिटर जो है ना, बृहस्पति ग्रह, जुपिटर के पास अपने कितने सैटेलाइट या फिर अपने कितने मून है, जुपिटर के पास अपने कितने चंद्रमा हैं, ये बात आप हमें ज़रा कमेंट सेक्शन में बता देना तो मुझे बड़ा अच्छा लग जाएगा। ठीक है, चलो आइए हम न्यूज़ को देखते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा 14 अप्रैल को जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती थी, 14 अप्रैल को इन्होंने जूस मिशन को लॉन्च किया है टू स्टडी जुपिटर आईसी मून। जुपिटर के 3 चंद्रमाओं की अध्ययन करने के लिए, जुपिटर के 3 मून की स्टडी करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा 14 अप्रैल को जूस मिशन को लॉन्च किया गया है फ्रेंच गुयाना से। ये लगभग 8 साल सफ़र करने के बाद जुपिटर पे पहुंचेगा। ठीक है ना, 8 साल इसको लगेंगे जुपिटर के मून्स पे पहुंचने के लिए और जुपिटर के मून की, उनके हैबिटेट की, उनके एनवायरनमेंट की वो स्टडी करेगा। और वो कौन कौन से 3 मून है जिसकी स्टडी करेगा, तो गैनीमीड है। गैनीमीड आप सभी को पता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है गैनीमीड। गैनीमीड के बाद यूरोपा के अलावा है कैलिस्टो। तो कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमीड, इन 3 मून की स्टडी करने के लिए जूस मिशन को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में।
सो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट साहब मतलब कल्याण चौबे, इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है मिनिमम वेजेस फॉर वीमेन प्लेयर। तो यहाँ पर इन्होंने जो मिनिमम क्या वेजेस होने चाहिए वीमेन प्लेयर्स के, वो यहाँ पे डिसाइड किया है। बेसिकली जो हमारी वीमेन फुटबॉल टीम है और हमारे देश की जो फुटबॉल खेलने वाली महिलाएं हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल तक हम पहुँचाना चाहते हैं, उनकी टीम को और भी ज़्यादा अच्छा हम बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इस इनिशिएटिव को लिया गया है। यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कहा है कि जो इंडियन वीमेंस लीग की टीम है, 8 टीम है, हर टीम में लगभग 10 मेंबर हैं, सभी जो कि फुली प्रोफेशनल है, उनके लिए यहाँ पे 3.2 लाख पर पर्सन यहाँ पे मिनिमम वेजेस यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। 3.2 लाख पर प्लेयर यहाँ पे मिनिमम वेजेस डिसाइड किए हैं और एक रोड मैप भी तैयार किया गया है 2047 के लिए। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। विच आर्म फोर्स लॉन्च द रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज RPRX 2023। तो किस आर्म फोर्स के द्वारा रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है? बेसिकली ये 3 दिन तक चलने वाली एक्सरसाइज है, 12 से 15 के बीच में ये चल रही थी और ये कंडक्ट की जा रही थी इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कई बार जहाज़ों से, बड़ी बड़ी शिप से क्या होता है, तेल आता है और कई बार तेल लीक हो जाता है समुद्र में, है ना। तो जो ऑयल स्पिल हो गया है वो बेसिकली क्या है, एक पोल्यूशन ही तो है। तो उसको आप कैसे यहाँ पे रेगुलेट करोगे, कैसे आप, अगर लीकेज हो गया तो किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, इसलिए रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। 3 दिन चलने वाली ये एक्सरसाइज थी और एक्सरसाइज कहाँ हुई? काकीनंदा इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रलय मिसाइल। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखे होंगे, तो एक काम कर लेना, आज पहली फुर्सत में थोड़ा सा समय मिल जाए। आपकी पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है, नाग है, त्रिशूल है, ये जो मिसाइल है ना, ये कैसी है? मतलब सरफेस टू सरफेस है, एयर टू एयर है, सरफेस टू एयर है ना, कैसी मिसाइल है ये? ज़रा इनके बारे में आप अध्ययन कर लेना, क्योंकि अभी जो रिसेंटली SSC का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था नाग मिसाइल के बारे में कि नाग किस प्रकार की मिसाइल है ना। तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना है। तो वैसे ही आज हम प्रलय मिसाइल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन SSC पूछता है। वो क्वेश्चन क्या करेगा कि प्रलय मिसाइल कौन मैन्युफैक्चर करता है, या फिर प्रलय मिसाइल कैसा है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, एंटी टैंक मिसाइल है ना, कैसी मिसाइल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो। सो प्रलय मिसाइल यहाँ पे इंडिया ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 250 प्रलय मिसाइल को ये परचेस करेगा, खरीदेगा। 250 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम परचेस करेंगे और अपनी नदन जो बॉर्डर है, हमारे जो नदन बॉर्डर है, वहाँ पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे हम नदन बॉर्डर की सिक्योरिटी को और इम्प्रूव कर सकें। बेसिकली प्रलय मिसाइल जो है वो एक क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी क्षमता अगर देखेंगे ये कितने रेंज की है, कितने टारगेट को कितनी रेंज पे हिट कर सकते हैं, तो 150 से लेके 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ये इसकी टारगेट रेंज है। ये मिसाइल जो है वो 350 से 700 kg जो एक्सप्लोजिव होते हैं उनको कैरी कर सकती है और इसको डेवलप किया है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसमें पाउडर फॉर्म में सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ किया जाता है। बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिएगा G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, ये बात तो सभी को पता चल चुकी है, जग जाहिर हो गई है। और G20 जो मीटिंग है उसमें एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की मीटिंग कंडक्ट होने वाली है वाराणसी में, और ये मीटिंग जो है वो 17 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में होगी। कहाँ पर? वाराणसी में होगी। पहली जो एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की मीटिंग हुई थी वो 2012 में हुई थी और वो मीटिंग मैक्सिको में हुई थी। यहाँ तक ठीक है। अब ये जो मीटिंग है ना, इसका जो इनिशिएटिव है वो है, इसके जो फीचर है, मेन फीचर है या इनिशिएटिव है वो क्या है? महर्षि। तो महर्षि का फुल फॉर्म क्या है? तो महर्षि का मतलब होता है मिलेट एंड अदर एंशिएंट ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। मिलेट एंड अदर एंशिएंट ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव जो है वो बेसिकली महर्षि का फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसकी जो थीम है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लैनेट। बस इतनी बातें पता होनी चाहिए। आइए, एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए। फाइनली हमने चाइना को पीछे कर दिया और हम पहले नंबर पे आ गए हैं पॉपुलेशन में, ठीक है ना, जनसंख्या में। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है और उस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन ने हमें बता दिया है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत के पास और सेकेंड नंबर पे अब चाइना है। इंडिया पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1.429 बिलियन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल तक हम जो है वो 1.429 बिलियन पहुंच जाएंगे और चाइना जो है वो सेकेंड प्लेस पे रहेगा 1.426
बिलियन पे। तो इस साल के एंड तक हम वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन जाएंगे और हमारी पॉपुलेशन 1.429 बिलियन हो जाएगी एज पर द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा अर्नेस्ट एंड यंग जो कि एक कंसल्टेंटी फर्म है उसको सेलेक्ट किया गया है और ये क्या करेगी 50 जो सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है स्टेट में उनकी एनालिसिस करने का काम ये करेगी, कैसा परफॉर्मेंस है एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिएगा बांग्लादेश जो ऐसी कंट्री है ना जहाँ से लोग आते जाते रहते हैं हमारे देश में। सो बांग्लादेश में कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, टूरिस्ट हैं या बिजनेस पर्सन्स हैं जो हमेशा भारत आते रहते हैं, तो वीज़ा की ज़रूरत तो पड़ती ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वीज़ा सेंटर ओपन किया गया है, 16th वीज़ा एप्लीकेशन सेक्टर बांग्लादेश के कुस्तिया में ओपन किया गया है। ओके, इसके अलावा हमारी जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें एक बात और मेंशन की गई कि हमारे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं उन पे तो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। ये बात मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी कि हमारी जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो कहती है कि जो हमारे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसमें कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा इन्होंने मेंशन किया है कि जो राखी, कोई विदेश में किसी का भाई रह रहा है, बहन रह रही है, तो हम राखी भेजते हैं, राखी आती है, तो राखी एज अ गिफ्ट अगर आप भेजते हैं तो उस पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। क्लियर, ये बात यहाँ पर बोली गई है। चलो हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है 125 फीट टॉल ब्रोंज स्टैच्यू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कि हाईएस्ट है हमारे राज्य में, हमारे देश में किसी राज्य में इसको बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैदराबाद में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अमन शेरावत, इनके बारे में रिसेंटली मैंने बताया था। अमन शेरावत ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हो रही है। पूछा जा रहा है कि अमन शेरावत ने ये गोल्ड मेडल किस कैटेगरी में जीता है, तो इन्होंने ये जो मेडल जीता है ये 57 kg फ्री स्टाइल में जीता है। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा ट्रेडिशनल फोक डांस है जिसको रिसेंटली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, सो आंसर हो जाएगा बिहू, असम का बिहू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे Which company has emerged as the second strongest tire brand in the world according to the report by the Brand Finance on the most valuable and the strongest tire brand? तो वर्ल्ड की सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड कौन सी बन गई है, तो MRF के टायर तो आप लोग ने देखे होंगे, इनके बारे में सुना होगा, बस यही कंपनी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। आप लोगों ने MS वर्ड हो सकता है कभी ना कभी उपयोग किया हो, कॉलेज में प्रेजेंटेशन बनाने, कॉलेज में वर्ड फाइल तैयार करने, रिपोर्ट तैयार करने, MS वर्ड का ऑफिस का यूज़ सभी लोग करते हैं। तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए? इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे आप सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर F12। F12 जब जैसे ही आप फंक्शन की F12 को प्रेस करेंगे MS ऑफिस में तो आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रनिंग एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक? तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, तो आंसर हो जाएगा F7। F7 हम ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे सेंटर अलाइन अ सिलेक्टेड पैराग्राफ? आपने देखा है कि अगर आप वर्ड पर कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं तो आप उस पैराग्राफ को या तो लेफ्ट कर सकते हैं, है ना, आप उसको क्या कर सकते हैं राइट कर सकते हैं, आप उसको सेंटर में कर सकते हैं, या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो सेंटर अलाइन करने के लिए आप कौन सी की यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट Ctrl+C में जाएगा क्योंकि C का मतलब सेंटर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर होता है Ctrl+E। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब अगली बात कर रहे हैं, जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं तो आपने /n यूज़ किया है, तो /n क्या रिप्रेजेंट करता है, तो /n रिप्रेजेंट करता है न्यू लाइन, नई लाइन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये तो सभी को पता होगा जिन्होंने चाहे वर्ड यूज़ किया हो या ना किया हो, क्योंकि कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हेल्प के लिए, हेल्प विंडो के लिए आप कौन सी फंक्शन की यूज़ करेंगे, तो F1 जो है वो हेल्प के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। ये वो टूल है जिसको मैं भी यूज़ करती हूँ अपने सिस्टम में। कई बार आपको जो ये एक सेकेंड, ये जो इमेज आपको दिखाई थी ना मैंने अभी,
जैसे ये इमेज मैंने यहाँ पे लगाई हुई है ना, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो इमेज है आप देखो ना, ये तो इंडियन एक्सप्रेस का पूरा पेपर का है, तो मैंने इतना इमेज काट कर यहाँ पर पेस्ट किया है, तो मैंने कोई ना कोई टूल तो यूज़ किया होगा ना, बस उसी टूल का नाम आपको बताना है। बस उसी टूल का नाम आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। 2 क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था एक बार हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन था विच टूल कैन बी यूज इन अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम टू टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप यहाँ पे कौन सा टूल यूज़ करते हैं। फिर है यहाँ पे ऑप्शन है स्क्रीन व्यू टूल, स्क्रीनशॉट टूल, स्निपिंग टूल या स्नैपशॉट टूल। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा एक और प्रश्न था कि जुपिटर के कितने मून हैं। दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो न्यूज़ होगी वो हम कल के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।